अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेसेस एंड सब्जेक्ट है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स की खातिर टॉपिक्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है क्योंकि लेंथी लेक्चर्स उनको कवर करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। तो जो हमारे पास मेन टॉपिक है यानी कि ह्यूमन रिस्पांस टू इलनेस, इसमें मैंने आपसे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ज़िक्र किया था जो कि हम पूरी नर्सिंग जर्नी में हम उसके साथ बार बार फेमिलियर होते हैं। जैसे कि डिजीज़ है, इलनेस है, वेलनेस है, पैथोलॉजी है या जो है हमारे पास हेल्थ है। तो ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ है जिनके साथ हमारा बार बार जो है वो एक्सपोजर आता है। पहले पार्ट में जो है ना वो हमने वेलनेस को कंप्लीट किया था। आज के पार्ट में हम डिजीज़ एंड इलनेसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारे पास ह्यूमन रिस्पांस के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी तरफ ह्यूमन के अपने रिस्पॉन्सेज होते हैं। डिजीज़ की तरफ ह्यूमन के अपने रिस्पॉन्सेज हैं, इलनेस की तरफ अपने रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजीज है यानी कि हमारे पास आज की वीडियो की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है डिजीज़। बेसिकली डिजीज़ क्या होती है? हमारे पास एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है और एक पैथोलॉजी होती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसे कि आप और मैं हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, हमारे शुक्र है हमारे अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, हमारे कोई पैथोलॉजी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि हम अभी हेल्दी हैं। लेकिन हमारे अभी जब नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आता है, जैसे कि किसी को जो है ना कोई डिजीज़ हो जाती है, वो कोई भी हो सकती है, अर्थराइटिस, सीओपीडी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। तो बेसिकली डिजीज का मतलब क्या है कि जब आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, आपके 11 सिस्टम्स हैं बॉडी के, 11 सिस्टम्स बिल्कुल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम आपकी ब्रीथिंग का रिस्पॉन्सिबल है, यूरिनरी सिस्टम आपके वेस्ट को एक्सक्रीट करना, प्लाज्मा को जो है ना वो फिल्टर करना, यानी कि तमाम सिस्टम्स के जो है ना वो अपने अपने काम हैं और वो अपने अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब बॉडी फंक्शंस के नॉर्मल फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आएगी, जब चेंजेस आएगी, तो उसको फिर हम कहेंगे डिजीज। अब इसमें एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस आती हैं। इसमें बाकायदा तौर पर डिजीज प्रोसेस होता है, एजेंट होता है, कॉज होता है और डिजीज प्रोसेस होता है एंड देन उसके बाद डिजीज रिकवरी या डिसेबिलिटी या जो है ना डेथ की तरफ हम चले जाते हैं। तो डिजीज बेसिकली क्या होती है कि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस की अल्ट्रेशन की वजह से जब लाइव नॉर्मल जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट हो जाए। अब जिस तरह वेलनेस में हमने कहा था कि एक पर्सन जो है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो फिजिकली, सोशली, मेंटली, वो तीनों लिहाज से, तीनों डायमेंशन से वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, तो वो अपने हेल्थ स्टेट में है, वो हेल्दी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वेलनेस में हमने कहा था कि जब वो अपने इस हेल्दी स्टेज को भी हायर लेवल की तरफ लेकर जाएगा तो वो होगी वेलनेस। इसी तरह जब उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पेन है, जिस लाइफ स्पेन में वो हेल्दी है, वो डिजीज फ्री है, तो जब उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आ जाएगी, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में चेंज आ जाएगी, तो उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होगा वो कम हो जाएगा। अब डिजीज और इलनेस का बेसिकली फर्क क्या है? डिजीज हमारे पास पैथोलॉजिकली कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें आपके नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर में, यानी कि हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या फंक्शन में चेंज आएगा, तो वो होगी पैथोलॉजिकल चेंजेस जो कि डिजीज के साथ लिंक्ड है। इलनेस जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि डिजीज जो है वो इलनेस के अंडर आती है। इलनेस बेसिकली हमारे पास एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। इलनेस जो है वो डिजीज के साथ लिंक नहीं होती। इलनेस बेसिकली क्या होती है कि ये आपके अपने सेंसेस होते हैं, ये आपके अपने इंडिविजुअल यूनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उस डिजीज की तरफ। अब हर एक के जो है ना डिजीज तो सबकी सेम होगी, लेकिन इलनेसेस में जो है ना वो चेंजेस आती हैं। अब कोई पर्सन है, अब हम आगे वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे क्या वेरिएबल्स है, ऐसे क्या फैक्टर्स है जो कि इलनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तक अभी हम सिर्फ उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इलनेस का आप जहन में ये बात रखें कि इलनेस हमारे पास वो यूनिक रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी भी डिजीज
की तरफ हम शो करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इलनेस। तो ये हम ह्यूमन रिस्पॉन्स टू डिजीज इज कॉल्ड इलनेस। इलनेस हमारे पास सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, यानी कि इसको हम किसी दूसरे के साथ जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते। अब ये आपके इंटेलेक्चुअल, सोशल या इमोशनल के साथ लिंक्ड होगी या फिजिकल के साथ लिंक होगी। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल फंक्शनिंग में भी आपके इम्पेयरमेंट आती है, तो ये उसके साथ भी लिंक्ड होगी। अब यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो डायमेंशंस यानी कि जो कैटेगरीज हमने वेलनेस के पढ़े थे, वही कैटेगरीज इलनेस में जो है ना वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो जब इनमें इम्पेयरमेंट आती है या ये जो हमारे पास फंक्शन होता है ये ख़त्म हो जाता है, डिमिनिश हो जाते हैं, तो वो एक ऐसी सब्जेक्टिव फीलिंग जनरेट करता है जो कि एक ह्यूमन का रिस्पॉन्स को जो है ना वो इनिशिएट करता है किसी भी डिजीज की तरफ। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इलनेस के बारे में। इलनेस जो है ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है। अब जिस तरह डिजीज जो है उसका जस्ट बॉडी के साथ काम है, बॉडी के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में चेंजेस आ गया तो वो डिजीज है। इलनेस जो है, अब जिस तरह हमने कहा कि डिजीज इलनेस के अंडर आती है, तो इलनेस में भी बेसिकली क्या होती है कि जो इंसान की नॉर्मल हालत है, उसकी जो नॉर्मल हेल्थ स्टेट है, वो डेविएट हो जाती है, वो चेंजेस हो जाती है, अपने नॉर्मल से abnormal की तरफ चले जाती है, और साथ साथ वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को शो करती है। ये वाली डेफिनेशन बेसिकली हमें कोजियर की बुक ने दी है, यानी कि कोजियर ऑथर ने हमें ये वाली इलनेस की डेफिनेशन दी है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकली सिम्टम्स का भी जिक्र है। अच्छा, मैं आपको इसके एक एग्जांपल देती हूँ। अब दो पर्सन है, दोनों पर्सन को जो है ना वो डायरिया हुआ है, लेकिन वो जो एक पर्सन है उसके जो है ना ऑलरेडी जो उसके डायमेंशंस हैं, उसका इमोशनली जो है वो वीक है, इंटेलेक्चुअली वो जो है ना वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहा, उसके जो है ना फिजिकल हेल्थ भी उसकी कॉम्प्रोमाइज है, उसकी ऑक्यूपेशनल यानी कि वो बैलेंस वर्क एंड हेल्थ को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा। यानी कि जितने हमने वेलनेस के डायमेंशंस पढ़े थे या जितने हमने हेल्थ के डोमेन्स पढ़े हैं कि अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली या सोशली वो अच्छा रहेगा, वेल रहेगा, वेल बीइंग होगा वो, तो वो हेल्थ हेल्थ कंडीशन में रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। तो इलनेस क्या होती है कि इसमें बेसिकली आपके फिजिकल के साथ साथ आपके साइकोलॉजिकली सिम्टम्स भी शो होते हैं। अब जैसे कि एक पर्सन, जिस तरह मैंने कहा कि वो पर्सन जो है वो उसकी ऑलरेडी डायमेंशंस में चेंज है, अब दूसरा पर्सन है उसके ऑलरेडी डायमेंशंस वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट उसकी पैथोलॉजी चेंज हुई है, तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो जस्ट फिजिकल होंगे। लेकिन अब एक पर्सन के तमाम डोमेन्स डिस्टर्ब है, चाहे वो इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, ऑक्यूपेशनल है, फिजिकल है, जितने भी डोमेन्स आते हैं उसके जो है हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, तो अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली सिम्टम्स भी शो होंगे। इसके साथ साथ पॉटर एंड पेरी ने हमें हेल्थ के साथ साथ हमें इलनेस की भी डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलनेस बेसिकली वो हालत है। अब डिजीज सिर्फ फिजिकल के साथ अटैच है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पेपर के लिए याद रहे। तो डिजीज का ताल्लुक जो है वो जस्ट फिजिकल के साथ है। इलनेस चूंकि ब्रॉडर टर्म है, तो पॉटर एंड पेरी ने हमें कहा है कि इलनेस जो है वो एक ऐसी हालत होगी जिसमें एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल फंक्शन जो है वो भी इम्पेयर होगा या वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस स्टेट को फिर हम इलनेस कहेंगे। अगर एक पर्सन का जस्ट फिजिकल जो है वो डैमेज हुआ है या इम्पेयरमेंट आ गई है, यानी कि उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में चेंज हो गई है, तो वो डिजीज में होगा। लेकिन अगर एक पर्सन का फिजिकल हो या ना हो, लेकिन अगर उसके बाकी डोमेन्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, इम्पेयर हो गए हैं, तो ये एक ऐसी यूनिक रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे जिसको फिर हम कहते हैं इलनेस स्टेट। अब हम उन वेरिएबल्स की बात करते हैं जो कि इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अब इलनेस बिहेवियर ये बजाते खुद एक टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है ना वो कवर करेंगे। इलनेस बिहेवियर में आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ ताकि आपको वेरिएबल्स की समझ आ सके। ये एक ऐसा टर्म है जो कि इस
उन एक्शंस को, उन मॉडिफिकेशंस को और उन चेंजेस को जो है ना वो शो करता है, जो कि एक पर्सन के अंदर उस डिजीज या उस इलनेसेस की वजह से जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं। फिर हम जब इलनेस बिहेवियर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तब आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। तो अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। हम उन वेरिएबल्स की बात करेंगे जो कि इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट करता है, जिसमें हमारे पास इंटरनल है और एक्सटर्नल है। अब इंटरनल वो वेरिएबल्स होंगे जो कि इंसान के अपने यूनिक होंगे, जिसे कि हमारे पास उसके सिम्टम्स की परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं वो इंफॉर्मेशन जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है ना वो सेंस करते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि दोनों पर्सन्स को डायरिया है, लेकिन एक पर्सन के जो है ना वो परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स जो है वो उसका बहुत ज्यादा वीक है, और एक पर्सन के जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। तो अब जिस पर्सन के जो है ना वो सिम्टम्स वीक होंगे, इट मीन्स कि वो जो है ना उसकी जस्ट फिजिकल जो है वो उसकी इम्पेयरमेंट हुई है, बाकी जो उसके डोमेन्स है, सोशली है, इंटेलेक्चुअली है, इमोशनली, वो ठीक है। तो उसके जो सिम्टम्स की परसेप्शन होगी वो वीक होगी, यानी कि उसके जस्ट फिजिकल के साथ होगा, उसका जस्ट डिजीज के साथ उसका ताल्लुक होगा। लेकिन अब वो एक पर्सन है, उसकी परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सिम्टम्स मतलब उसको अगर एक जो है ना जो उसके वो पर्सन जिसके डोमेन्स जो है वो स्ट्रांग है, उस पर्सन को वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन वो जो एक पर्सन है जिसका ऑलरेडी इमोशनल, सोशल या इंटेलेक्चुअल भी साथ साथ डैमेज हो गया है, इम्पेयरमेंट उसकी आ गई है, तो उसको सिम्टम्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट कर लेते हैं। नेचर ऑफ इलनेस यानी कि एक डिजीज जो है, यानी कि वो जो डिजीज प्रोसेस आपकी बॉडी में हुआ है, वो उसकी वजह से आपके इलनेस की नेचर किस तरीके से इनिशिएट हुई है। यानी कि डिजीज की अपनी पैथोलॉजी होती है, तो उन पैथोलॉजी की वजह से आपके बाकी डोमेन्स पर कैसे असर आया है, ये आपकी नेचर ऑफ इलनेस जो है वो डिसाइड करती है। एंड थर्ड हमारे पास आता है उस पर्सन के अपने कैरेक्टरिस्टिक। अगर वो पर्सन ऑलरेडी जो है वो बाकी डोमेन्स में स्ट्रांग है, तो सिम्टम्स भी उसके जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एक पर्सन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर ये बात शामिल है कि उसके बाकी डोमेन्स जो है वो वीक हैं, तो क्या होगी कि वो सिम्टम्स उसको डबल इफेक्ट करेंगे, वो जो इलनेस है वो उसको डबल इफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आती हैं इंटरनल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं इन फैक्टर्स को कि इनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक पर्सन के इमोशनल हेल्थ को, इंटेलेक्चुअल हेल्थ को, उसके ऑक्यूपेशनल हेल्थ को, उसके जो है ना इमोशनल या फिजिकल हेल्थ को हम जो है ना मॉडिफाई करें, तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो सिम्टम्स की परसेप्शन है, नेचर ऑफ इलनेस है, तो ये तमाम चीज़ें इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इनको हम मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल्स, जिनमें जो सबसे पहला वेरिएबल है, यानी कि जो पहला फैक्टर है, वो है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब ये चूंकि एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अभी शो हो रहे हैं, साइंस भी शो हो रहे हैं, यानी कि उस इलनेस की वजह से, उस डिजीज की वजह से जो है ना वो उसके जो बाकी फैक्टर्स हैं वो अभी विजिबल होंगे, यानी कि अभी उसका एक्सटर्नल भी उसका लिंक्ड हो गया है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। ये बेसिकली आपके सिम्टम्स की वो अपीयरेंस जो कि आपके इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है। अब हर एक पर्सन के जो है ना वो अपने सिम्टम्स की विजिबिलिटी होगी। किसी के जो है ना बहुत सिवियर होंगे, किसी के माइल्ड होंगे, किसी के मॉडरेट लेवल पर होंगे। तो ये बेसिकली पर्सन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे और उसके डिजीज पे और उसके इलनेस बिहेवियर पे इफेक्ट यानी कि उसको डिपेंड करेगा। और यही विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है ये उस इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास आता है सोशल ग्रुप। अब सोशल डोमेन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन होती है, जिसमें हम ये अंदाजा करते हैं कि ये पर्सन सोशली तौर पर वो कैसा है, यानी कि वो इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, सोशली वो किस तरीके से लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कर रहा है। तो ये सोशल ग्रुप है जो कि उसके इलनेस बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारे
پاس کلچر اینڈ ویلیوز. اب یہ جو کلچر اینڈ ویلیوز یہ لفظ جو ہے یہ ہم اپنے پچھلے ٹاپکس میں جس میں ہم نے جو ہے نا وہ کانسیپٹ آف ویلیوز میں بلیوز میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھے تھے کہ کس طرح کلچر آپ کے ڈیزیز پروسیشن میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے. آپ کی ویلیوز آپ کے بیہیویئر میں کس طریقے سے افیکٹ لے کر آتی ہیں اسپیشلی آپ کے النس بیہیویئر میں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے النس بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکانومک ویریبل یعنی کہ اب ایک پرسن ہے النس بیہیویئر. اب فار ایگزامپل اب ایک امیر بندہ ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, وہ اس کو النس ہو گئی ہے, بیماری ہو گئی ہے, تو وہ اپنے جو ہے نا اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ایکسپینس کو کس طریقے سے کرے گا, وہ علاج کس طریقے سے کرے گا, یعنی کہ اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب ایک پرسن ہے وہ آلریڈی غریب ہے, وہ آلریڈی اس کی اکانومک کنڈیشن جو ہے وہ اتنی نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کے جو ہے النس بیہیویئر پہ افیکٹ آئے گا. یہ تو میں نے آپ کو انڈیویجولی اگزامپل دی. اب ایک کنٹری ہے یا ایک کمیونٹی ہے جہاں پر جو ہیلتھ سسٹم ہے ان کے اکانومک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ میں آپ کو کنٹری لیول کی بات کر رہی ہوں, کمیونٹی لیول کی, سوشل لیول کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں. تو اگر بڑی سطح پر آپ کے ہیلتھ سروسز جو ہیں ان کی اکانومک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کے النس بیہیویئر پہ افیکٹ آئے گا, کیونکہ جب ایک ہاسپٹل میں صحیح طریقے سے ریسورسز پرووائڈ نہیں کیے جائیں گے ان کی وجہ سے ان کے جو پیشنٹس کے جو النس بیہیویئر ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ افیکٹ آئے گا. اور ہمارے پاس لاسٹ ایکسٹرنل ویریبل ہے جس میں ہے ایسیسیبلٹی, یعنی کہ اب جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں, جو لوگ ٹرشری کیئرز کے ساتھ ہیں, جو ہے نا ہمارے پاس ادر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہیں, تو اب یہ ان کے ہیلتھ جو النس بیہیویئر ہے اس کو افیکٹ کرے گا. اور جو پرسن ہے اب وہ دور دراز علاقوں میں ہے, ان کے ارد گرد ہیلتھ کیئر سسٹم ان کو پرووائڈ نہیں ہو رہا, ریسورسز ان کو نہیں مل رہے, تو ان سے ان کا بھی جو ہے نا وہ النس بیہیویئر افیکٹ ہوگا. ایکسیسیبلٹی جس کی ہوگی تو اس کا پازیٹیو افیکٹ آئے گا, اور ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کا نیگیٹیولی افیکٹ آئے گا. تو یہ بیسیکلی وہ تمام ویریبلز ہیں جو کہ آپ کے النس بیہیویئر کو یعنی کہ ان ایکشنز کو, ان موڈیفیکیشن کو, ٹریٹمنٹ کو, پریونشن کو, تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ افیکٹ کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں النسز کی ٹائپ کی, یعنی کہ النس تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ رسپانس ہے, براڈر ٹرم ہے, ڈیزیز اس کے انڈر آتی ہیں, تو اس کی بھی ہمارے پاس جو ہے دو ٹائپس ہیں. ویسے بہت ساری ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ ان کو سمپٹمز کے بیس پر ہم ان کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایکیوٹ اور ایک ہوتی ہے کرونک. اب نرسنگ فیلڈ میں یا میڈیکل فیلڈ میں اگر آپ لوگ ہیں تو آپ ایکیوٹ اینڈ کرونک جیسے لفظ آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں. تو ایکیوٹ جو ہے یہ بیسیکلی اب یہاں پر ہم ایکیوٹ النس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو سمپٹمز ہوں گے وہ بہت ریپڈلی اٹیک کریں گے, ان کا جو آنسیٹ آف سمپٹمز ہوگا وہ بہت زیادہ ریپڈ ہوگا, اور یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوں گے. جیسے کہ اپینڈیسائٹس, کسی کو اچانک سے ایک دم سے درد شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ اسیسمنٹ وہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اپینڈیسائٹس ہوا ہے, تو سمپٹمز کی اتنی ریپڈ آنسیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس طرح کے جو سمپٹمز ہیں تو وہ اس طرح کے جو النس ہیں شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں, ریپڈ آنسیٹ آف سمپٹمز کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ النس, جس میں اپینڈیسائٹس ہے, نمونیا ہے, ڈائریا ہے, کامن کولڈ ہے. اب کرونک النسز کیا ہے؟ اب یہ دیر سے آئیں گے, یعنی کہ ان کے جو سمپٹمز ہوں گے وہ ہمارے پاس اتنے جلدی نہیں آئیں گے, وہ ان کے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ آپ کی پیتھولوجی میں شامل ہو جائیں گے, آپ کی فزیولوجی کو پیتھولوجی میں چینج کریں گے, اور یہ جو چینج ہوگا یہ پرماننٹ چینج ہوگا, یعنی کہ یہ ان کے سمپٹمز آئیں گے بہت دیر سے لیکن یہ پھر نہیں جائیں گے, اور یہ پرماننٹ چینج کاز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ایکیوٹ النسز ہے اس میں جو الٹریشن آتی ہے, سمپٹمز آنسیٹ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے نا کہ جب ڈیزیز پروسیس ہوتا ہے آپ کی نارمل فزیولوجی پیتھولوجی میں چینج ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی یعنی کہ آپ کا جو آپ رسپانس آپ اس ڈیزیز کی طرف, اس النس کی طرف آپ اپنا رسپانس شو کرتے ہو, تو وہ جو رسپانس ہوتا ہے ہمارے پاس وہ جو سمپٹمز ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کے پیتھولوجی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, اور یعنی کہ آپ کی پیتھولوجی میں چینج آتا ہے. لیکن
एक्यूट में वो चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको जैसे कि किसी को डायरिया होता है तो उसको भी रिवर्स कर दिया जाता है, किसी को कॉमन कोल्ड है, जुकाम हो जाती है, नमूनिया, तो वो रिवर्स हो जाती है। अब क्रॉनिक इलनेसेस में जो चेंजेस आती हैं वो परमानेंट चेंज होती हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज होती हैं, यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है 100% रिकवरी इसमें नहीं होती। इसमें जो है या तो उस पेशेंट को जो है ना उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी में चेंज आ जाता है, यानी कि कोई बॉडी ऑर्गन उससे रिमूव हो जाता है, या जो है उसके जो है ना कोई डिसेबिलिटी जो है वो रह जाती है। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ फिर उसको रिहेबिलिटेशन की एजुकेशन भी फिर हम देते हैं, क्योंकि इसमें एक पेशेंट जो है वो फुली तौर पर रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए हम इस तरह के क्रॉनिक इलनेसेस वाले पेशेंट को हम जो है ना पेशेंट एजुकेशन देते हैं अबाउट रिहेबिलिटेशन। ओके, तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है डायबिटीज, सीओपीडी, अर्थराइटिस, सीआरएफ एक्स्ट्रा। तो ये तमाम वो डिजीजेज होते हैं कि अगर ये एक दफा पर्सन के बॉडी में आ जाए, एक दफा ये पर्सन की बॉडी को यानी कि उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर लें, तो वो परमानेंट चेंज होता है, वो इरिवर्सिबल अल्ट्रेशंस होती हैं जो कि फिर दोबारा से वो फुली रिकवर नहीं हो पाती। तो ये थी हमारे पास एक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेसेस, जो कि हमारे पास इलनेसेस की टाइप्स हैं। अच्छा, अभी जो हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक पढ़ा है तो इसको मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में आप लोगों के लिए लिख दिया है। हो सके तो स्क्रीन से जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस आपको याद रहे। एक्यूट इलनेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, सिवियर होता है, यानी कि इसके सिम्टम्स की जो ऑनसेट होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है और इसमें रिवर्सिबल चेंज आता है, यानी कि ये जो है ना इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इलनेस होती है ये तकरीबन लेस देन 6 मंथ जो है ना ये परसिस्ट करती हैं, उसके बाद ये फुली तौर पर रिजॉल्व हो जाती हैं। क्रॉनिक इलनेस 6 महीनों से ज़्यादा परसिस्ट करता है, बॉडी फंक्शन में परमानेंट चेंज आती है, डिसेबिलिटी लेवल तक एक पर्सन जो है वो चला जाता है, और इसमें तमाम जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो वो तमाम चीज़ें क्रॉनिक इलनेसेस में आती हैं। एक दफ़ा बॉडी में आ जाए, परमानेंट चेंज काज करेंगी, इरिवर्सिबल अल्ट्रेशंस होंगी, इनकी वजह से हम उनको फुली रिकवर नहीं कर पाते। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ इलनेसेस यहीं तक थी, एंड यहीं के साथ साथ हमारे पास इलनेस का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इलनेस बिहेवियर को जो हमने थोड़ा बहुत इस पार्ट में डिस्कस कर लिया, और इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।